गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 4 कार्य ऊर्जा और शक्ति देखते हैं। फिजिक्स का है एमसीक्यू एनसीईआरटी। चलिए देखते हैं। क्लास 4 कार्य ऊर्जा और शक्ति। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कार्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट का ए असत्य है, बाकी 2-3 सही है। तो 2-3 सही। कार्य में केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है। तीसरा, यदि वस्तु विस्थापित नहीं होती है तब वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होता है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। क्योंकि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के तुल्य होता है। दूसरा तीसरा सही है। कार्य एक अदिश राशि है, अर्थात कार्य में केवल परिमाण उपस्थित होता है। जब विस्थापन या आरोपित बल का मान शून्य होता है तो किए गए कार्य का भी मान शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण शून्य कार्य से संबंधित है? तो ये तीनों संबंधित है, ए बी सी। मतलब क्वेश्चन 2 का डी आंसर होगा। 1 2 3। पहला, घर्षणहीन चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड। दूसरा, अपने सिर पर भार उठाकर एक स्थान पर खड़ा मनुष्य। तीसरा, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए कथन ए और कारण आर को पढ़िए और खुद की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तीसरा का डी आंसर होगा। ए गलत है किंतु आर सही है। शून्य कार्य होने के लिए विस्थापन का मान शून्य होना चाहिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब कोई बल किसी वस्तु की गति को अवमंदित करता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि बल विस्थापन की दिशा की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। शून्य कार्य के लिए निम्न 3 स्थितियां संभव है: बल तथा विस्थापन का एक दूसरे के लंबवत होना, विस्थापन का मान शून्य होना, बल का मान शून्य होना। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन से बल संरक्षित बल है? 1 2 5 संरक्षित बल है। 4 का डी आंसर होगा। स्थिर वैद्युत बल, वैद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 5 का ए सही है, मतलब 1। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन उसके द्वारा किए गए कुल कार्य से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो क्वेश्चन 6 का ए सही है, मतलब 1। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, जब कोई व्यक्ति कील ठोकने के लिए हथौड़े को किसी ऊंचाई तक उठाता है तब उसमें संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। मतलब 7वां का बी आंसर होगा। 8, निम्न क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाओं में स्थिति ऊर्जा संग्रहित रहती है? 8वां का सी होगा। मतलब 1 2 3। पहला, तीर को धनुष की डोरी पर रखकर खींचने में संचित ऊर्जा होता है। दूसरा, किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर उसकी कमानी में संचित ऊर्जा होता है। स्प्रिंग को खींचने पर इसमें उपार्जित ऊर्जा भी संचित ऊर्जा होता है। मतलब जो भी खींचने से रिलेटेड है ये संचित ऊर्जा से रिलेटेड है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1 2 3 सही है। मैं स्थितिज ऊर्जा संचित होती है जब धनुष की डोरी को खींचा जाता है तो डोरी में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा इलेस्टिक पोटेंशियल एनर्जी संचित हो जाती है, जिसके माध्यम से तीर को गति प्रदान की जाती है। जब खिलौने वाली कार में चाबी भरी जाती है तो खिलौने से संबंधित स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा संचित हो जाती है। स्प्रिंग को खींचने पर स्प्रिंग विस्तारित हो जाता है, जिससे उसमें स्थित ऊर्जा संचित हो जाती है। कथन 4 सही है, क्योंकि बहती हुई हवा में गति के कारण गतिज ऊर्जा संचित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही है। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 10, ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सा सही है? तो 10 का बी सही होगा, मतलब 2। ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए कथन ए और कारण को पढ़िए और खुद की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 11 का डी आंसर होगा। ये गलत है किंतु आर सही है।
किसी भी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होती है। इसका व्याख्या देखते हैं। ये सही, ये गलत है किंतु आर सही है, क्योंकि जब कोई वस्तु चट्टान से गिराई जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा का मान घटता है तथा गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, परंतु निकाय की संपूर्ण ऊर्जा का मान नियत रहता है, अर्थात निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए मतलब फर्स्ट सही है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, प्रयुक्त में से कौन सा सही है? कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सी होगा। निम्न में से कौन सी हानि जल विद्युत उत्पादन द्वारा नहीं होती है? अम्लीय वर्षा का निर्माण। इसका व्याख्या देखते हैं। अम्लीय वर्षा का निर्माण जल विद्युत उत्पादन द्वारा नहीं होता है। अम्लीय वर्षा होने के कारण ये कारखानों तथा वाहनों से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रदूषक उत्सर्जित होकर पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाते हैं, जिसमें अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है। जलीय विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पन्न जलीय विद्युत उत्पादन में निम्नलिखित हानियां होती है। बांधों का निर्माण वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसमें खेतों की उत्पादक क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे फसलें भी प्रभावित होती है, फसलों की मात्रा कम हो जाती है। वह वनस्पति जो बांध के समीप पानी में डूब जाती है तथा यह ग्रीन हाउस गैस मीथेन का निर्माण करने लगती है। बांधों पर पानी को रोकने से पानी के जीव जंतु, मछली और अन्य जीव प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। व्याख्या देखते हैं। लकड़ी बायोगैस कोयला है। नाभिकीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए यह जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। जैव मात्रा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। लकड़ी, फसलों के अवशेष, गन्ने के छिलके, गाय के गोबर, उपले आदि को घरों तथा उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे जैव मात्रा कहते हैं। जैव मात्रा का उपयोग विद्युत के उत्पादन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। टरबाइन को आवश्यक चाल से चलने के लिए पवन की चाल होती है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? सी नाभिकीय ऊर्जा सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है। भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव मात्रा। नाभिकीय ऊर्जा सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होती, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा परमाणु के नाभिक में संग्रहित होती है, जो कि नाभिकीय अभिक्रिया श्रृंखला या संलयन से मुक्त होती है, जबकि भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा जैव मात्रा आदि सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न होते हैं, क्योंकि सभी के उत्पादन हेतु सौर ऊर्जा प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 17। फर्स्ट सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। 17 का सी सही होगा। ए का 3 ज्वारीय ऊर्जा जलीय तरंगों के ऊपर नीचे जाने पर उत्पन्न होता है। बी का फर्स्ट तरंग ऊर्जा समुद्र की सतह पर उत्पन्न तरंगों के कारण उत्पन्न ऊर्जा। सी का 4 सागरीय ऊर्जा समुद्र के तल पर गहराई के जल के ताप के अंतर के कारण उत्पन्न ऊर्जा। डी का दूसरा भूतापीय ऊर्जा भूमि के तप्त स्थान तथा भूमिगत जल के संपर्क से उत्पन्न ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 18 सौर सेल को बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 19 सागरीय तापीय ऊर्जा स्थानांतरण विद्युत संयंत्र सभी प्रचलित हो सकते हैं जब बी इसका 19 का बी होगा महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 20 का 3 सी होगा। 1 और 3 सही है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में यूरेनियम, प्लूटोनियम तथा अथवा थोरियम के नाभिकों को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिक में तोड़ा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक भारी नाभिक यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम पर धीमी गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, जिसके कारण नाभिक 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। इस विखंडन में असीम ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित एक युक्ति है। इसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर कथन 2 गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन के समस्थानिक
समस्थानिकों द्वारा हीलियम का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 21 का सी असत्य है, बाकी ए बी डी सही है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम के क्रोड में प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय बम को रखा जाता है। डी, नाभिकीयों के परस्पर स्थापित होने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए कथनों में से कथन सी असत्य है, क्योंकि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। और ए बी डी सत्य है। सूर्य तथा चारों तारों पर हाइड्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपस्थित है, जिसके कारण इन पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है तथा प्रचुर मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त नाभिकीय संलयन का उदाहरण हाइड्रोजन बम है। यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होती है। हाइड्रोजन बम के क्रोड में यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित बम को रख देते हैं। जब इस नाभिकीय बम को अधिविस्फोटित करते हैं तो आप कुछ ही माइक्रो सेकंड में 10 पावर के तक बढ़ जाता है। यह अति उच्च ताप हल्के नाभिकों संलयित करके अपार ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। अंतर नाभिकों को परस्पर स्थापित होने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो 22 का बी असत्य है, बाकी ए सी डी सही है। ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। 1 वाट उस अभिकर्ता की ऊर्जा शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। डी, जूल प्रति सेकंड को 1 वाट कहते हैं। क्वेश्चन लेसन 5 गुरुत्वाकर्षण कल पढ़ेंगे, तो ठीक है। ये थैंक यू। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए। जहाँ और इसके आगे भी कंटेंट जोड़ेंगे, जैसे करेंट अफेयर्स, लूसेंट का भी वीडियो डालेंगे। ओके, थैंक यू।